नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है स्विट्जरलैंड में विधि निर्माण प्रक्रिया। अपन स्विस संविधान पढ़ रहे थे। स्विस संविधान में संसद का टॉपिक अपना चल रहा था। आज अपन लेंगे कि किस तरह से वहाँ कानून बनाए जाते हैं, विधि निर्माण प्रक्रिया किस तरह से होती है। देखिए, स्विट्जरलैंड में कानून बनाने का जो तरीका है वो एक ही है। साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयक या संवैधानिक विधेयक, इस तरह का कोई अंतर नहीं है। एक ही तरीका वहाँ पर अपनाया जाता है। उस विधि निर्माण प्रक्रिया के अपने 8 स्तर बनाए हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तुतिकरण, अर्थात विधेयक को प्रस्तुत किया जाना, सदन में रखा जाना प्रस्तुतिकरण कहलाता है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत अर्थात विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, रखा जा सकता है। सामान्यतः वहाँ दोनों सदनों में साथ साथ ही रखे जाते हैं। विधेयक प्रस्तुत करने का 3 जनों के पास ही ये शक्ति होती है। विधेयक कोई भी कैंटीन प्रस्तुत कर सकते हैं, संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका प्रस्तुत कर सकती है, संघीय संसद का कोई भी संघीय संसद का कोई भी सदन प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात कैंटीन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यपालिका की तरफ से भी विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और संसद की तरफ से भी विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। सामान्यतः जो विधेयक है, परंपरा यही है कि संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, तीनों में से कोई भी रख सकता है और ज़्यादातर विधेयक वहाँ पर कार्यपालिका की तरफ से रखे जाते हैं। रखने के लिए सिंपल सा तरीका अपनाया जाता है वहाँ पर कि जो इसको प्रस्तुत करना चाहता है वो दोनों सदनों के अध्यक्ष को एक प्रति दे देता है और वो ये विधेयक का प्रस्तुतिकरण माना जाता है। प्रस्तुत करने के पश्चात नेक्स्ट स्टेज आता है कार्य विभाजन, जिसको अपन दूसरे नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, विधेयक के सिद्धांतों पर विचार करना। विधेयक जब प्रस्तुत कर दिया जाता है, दोनों सदनों के अध्यक्ष को दे दिया जाता है, तो दोनों अध्यक्ष मिलकर ये तय कर लेते हैं कि कौन सा सदन इस पर पहले विचार करेगा। दोनों सदन आपस में तय कर लेते हैं। इसको कार्य विभाजन कहा जाता है। कार्य विभाजन के नाम से जाना जाता है, अर्थात वो विभाजित कर लेते हैं कि पहले ये सदन करेगा, प्रतिनिधि सदन करेगा, सभा करेगी या सीनेट करेगा। यदि दोनों में मतभेद हो तो लॉटरी से निर्णय ले लिया जाता है कि कौन सा सदन इस पर निर्णय करेगा। तत्पश्चात जो सदन है उसके सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा करता है। देखिए, यहाँ पे कार्य विभाजन में केवल सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है, विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं की जाती। यहाँ पर केवल सामान्य सिद्धांतों पर ही चर्चा की जाएगी, विस्तृत चर्चा यहाँ पर नहीं की जाती। तो जो दूसरा स्तर है वो कार्य विभाजन का स्तर कहलाता है और इस कार्य विभाजन में सदन द्वारा केवल सामान्य सिद्धांतों पर ही चर्चा की जाती है। इसके पश्चात आता है समिति स्तर। इसके पश्चात जो विधेयक है, अगर सदन सहमत हो जाता है उस विधेयक पर, तो संबंधित समिति के पास भेज दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में जो समितियां हैं वो 2 तरह की होती हैं, स्थायी और अस्थायी समिति। समिति इस विधेयक की जांच करती है और समिति के सदस्य अगर सहमत होते हैं, एक मत होते हैं, तो विधेयक को अपने प्रतिवेदन के साथ सदन को वापस लौटा देते हैं। लेकिन यदि समिति के सदस्य एक मत नहीं है, उनमें मतभेद होता है, तो अल्पमत और बहुमत दोनों के निर्णयों को प्रतिवेदन में शामिल करके सदन को लौटा दिया जाता है। अर्थात यहाँ अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो समिति विधेयक पर केवल विचार विमर्श करती है, अपनी राय देती है, विधेयक का अंत नहीं कर सकती है। तो समिति का प्रतिवेदन आ जाता है, उसके पश्चात सदन द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। जब समिति अपना प्रतिवेदन दे देती है तो यहाँ पर जो सदन है, अगर प्रतिनिधि सभा है तो प्रतिनिधि सभा विचार विमर्श करेगी और अगर सीनेट है तो सीनेट उस पर विचार विमर्श करेगा। प्रत्येक धारा पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है और अगर आवश्यकता पड़ी तो अंतिम निर्णय मतदान के साथ में लिया जाता है। मतदान के द्वारा निर्णय किया जाता है और यदि सदन उसको स्वीकार कर लेता है तो वो विधेयक चला जाता है द्वितीय सदन में। तो एक सदन के द्वारा यहाँ पर पारित हो जाता है। इसके पश्चात विधेयक आता है द्वितीय सदन में। द्वितीय सदन के अंतर्गत भी फिर इसके सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा की जाएगी,
इसको समिति के पास भेजा जाएगा और फिर वापस समिति के पास आने के पश्चात सदन द्वारा उस पर पूर्ण रूप से विचार विमर्श करके मतदान कराया जाएगा और अंतिम निर्णय मतदान के माध्यम से लिया जाएगा। अर्थात जो पहले सदन में जो प्रक्रिया गुजरी थी वही प्रक्रिया द्वितीय सदन में गुजरेगी और द्वितीय सदन अगर उसको स्वीकार कर लेता है तो विधेयक राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए चला जाता है। उसके पश्चात इस नेक्स्ट जो चरण आएगा वो आता है विधेयक का प्रकाशन। दोनों सदनों के अध्यक्ष उस विधेयक पर साइन कर देंगे। उसके पश्चात राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसके पश्चात उस विधेयक को प्रकाशित कर दिया जाता है, उस कानून को प्रकाशित कर दिया जाता है। 90 दिन का समय वहाँ पर निश्चित होता है। 90 दिन के अंतर्गत अगर जनता कोई डिमांड नहीं करती, उसका विरोध नहीं होता, जनमत संग्रह की मांग नहीं करती, तो उसके पश्चात वो कानून लागू हो जाता है, कानून बन जाता है। तो उसको प्रकाशित कर दिया जाता है जनता के लिए। 90 दिन के पश्चात नेक्स्ट जो चरण आता है इस दौरान ऐच्छिक जनमत संग्रह की मांग। 90 दिन अर्थात 3 महीने के अंतर्गत उस विधेयक के प्रकाशन के पश्चात अर्थात उस विधेयक को जब प्रकाशित कर दिया जाता है उसके 3 महीने के अंतर्गत 90 दिन, जिसको अपन 3 महीने भी कह सकते हैं, के अंतर्गत जनता ऐच्छिक जनमत संग्रह की मांग कर सकती है। नियम यह है कि 50,000 मतदाता इसके लिए डिमांड कर सकते हैं कि इस विधेयक पर जनता की राय ली जानी चाहिए। जनमत संग्रह की मांग कर सकते हैं और जनमत संग्रह में जनता इस कानून को स्वीकार अस्वीकार कर सकती है। अंतिम निर्णय जनता का होगा। अर्थात 3 महीने के अंतर्गत अगर जनता मांग नहीं करती तो वो विधेयक कानून बन जाता है और अगर मांग कर लेती है तो उसके अंतर्गत फिर अंतिम निर्णय जनता का होगा। जनता स्वीकार करेगी तो कानून बनेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। तो ऐच्छिक जनमत संग्रह का प्रावधान भी है और 3 महीने के अंतर्गत 50,000 मतदाता इसकी डिमांड कर सकते हैं। इस तरह वहाँ कानून बनते हैं। दूसरा अगर ये होता है कि अगर दोनों सदनों में मतभेद हो तो ये तो सिंपल प्रक्रिया थी कि अगर स्वीकार कर लेते तो दोनों सदन द्वारा पारित माना जाएगा। लेकिन अगर दोनों में कोई मतभेद होता है तो एक प्रावधान है कि एक समिति बनाई जाएगी, मध्यस्थ समिति, जिसे सम्मेलन समिति कहा जाता है। वहाँ पर सम्मेलन समिति, जो सम्मेलन समिति होगी वो इन दोनों के मतभेदों का निवारण करेगी। सम्मेलन समिति में दोनों सदनों के बराबर सदस्य लिए जाते हैं। प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों से बराबर सदस्य लिए जाएंगे। ये मध्यस्थता करेगी, दोनों के विवादों का समाधान या मतभेदों को दूर करने का प्रयास करेगी। अगर सफल होती है, दोनों सहमत होते तो ठीक है। अगर दोनों सफल नहीं होते हैं, दोनों में सहमति नहीं बनती है, तो विधेयक का अंत हो जाएगा, विधेयक आगे नहीं बढ़ेगा। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में दोनों सदनों के पास बराबर समान शक्तियाँ हैं। विधेयक दोनों में ही साथ साथ रखे जाते हैं और विधेयक को पारित करने के लिए दोनों की सहमति आवश्यक है। दोनों सहमत होंगे तो ही वो विधेयक पारित होगा, वरना नहीं होगा। और अंतिम शक्ति जनता के पास है ऐच्छिक जनमत संग्रह के द्वारा। इस तरह स्विट्जरलैंड में ये कानून प्रक्रिया बनाई जाती है। स्विस संघीय संसद का टॉपिक अपना आज खत्म होता है। इसके अपन ने 3 वीडियो लेक्चर मैंने जारी किए हैं। पहले में स्विस संघीय संसद का मैंने संगठन बताया है, जिसमें ये बताया है कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट कैसे बनती है। दूसरी वीडियो लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया है कि स्विस संसद की शक्तियाँ क्या है, किस तरह से वो कार्य करती है। और तीसरे में अपना जो मेन टॉपिक बचा हुआ था वो है कि विधि निर्माण प्रक्रिया अर्थात स्विस संसद कानून किस तरह से बनाती है। ये टॉपिक अपना आज कंप्लीट हो गया। कल अपन नया टॉपिक के साथ नया बिंदु पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन जनरली और आता है, स्विस संसद की अमेरिकी सीनेट से स्विस सीनेट की अमेरिकन सीनेट से तुलना की जाती है। इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन जनरली परीक्षाओं में आता है। दोनों में एक ही समानता है कि दोनों में 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। स्विट्जरलैंड में 2 कैंटीन 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटीन 1 प्रतिनिधि भेजता है और अमेरिका में 2 प्रतिनिधि भेजता है हर राज्य। इसके अलावा अगर हम तुलना करते हैं तो जो स्विस सीनेट है अमेरिकन सीनेट से तो दुर्बल है, क्योंकि अमेरिकन सीनेट सेकंड सदन होने के बावजूद भी राष्ट्रपति को नियंत्रित करने की शक्ति उसके पास होती है। वो राष्ट्रपति की द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, की जाने वाली संधियां, महाभियोग, इनकी पुष्टि करती है। विश्व में किसी भी द्वितीय सदन के पास ये शक्ति नहीं होती है। तो वहाँ अमेरिकन सीनेट से तो स्विस सीनेट कमज़ोर होती है। इसके साथ ही स्विस सीनेट अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती है, जबकि अमेरिका में जो सीनेट होती है उपराष्ट्रपति उसका पदेन अध्यक्ष होता है। अमेरिकन सीनेट जो होती है वो स्थायी सदन होता है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि कैंटीन यहाँ पर स्विस जो सीनेट है उसका कार्यकाल स्थायी
नहीं होता है, कैंटीनों की इच्छा पर निर्भर करता है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इसके अलावा अगर अपन स्विस सीनेट की बात करते हैं राज्यसभा से या भारतीय राज्यसभा से, तो इन दोनों से वो शक्तिशाली है। राज्यसभा केवल सामान्य विधेयक में 1 वर्ष और वित्त विधेयक में 1 महीने की देरी कर सकती है, और हमारी राज्यसभा सामान्य विधेयक में बराबर है और वित्त विधेयक में 14 दिन की देरी कर सकती है, जबकि जो स्विस सीनेट है उसके पास बराबर शक्तियाँ हैं। तो अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान में रखते हुए उसका आंसर देना है। धन्यवाद।